क्वेश्चन नंबर 162। माननीय मंत्री जी। उत्तर 100 पाठक पे। सर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं हुई, पिछले 2.5 वर्ष हो गया। और मैंने एक सवाल अनस्टार्ट क्वेश्चन में 839 जो 2 दिसंबर को माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा, उसमें भी लगभग प्रक्रिया समझाई गई कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आते हैं उनके का कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। इवन इस सदन से भी 2 सदस्य जो है वो कई इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उनको भी नहीं लिया गया। 2.5 साल हो गया। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी ने इसमें आखिर में प्रक्रिया समझाते हुए लिखा है कि मैटर सब जुडिस है। मैटर सब जुडिस पिछले 2.5 साल में नहीं था, 3 दिसंबर को कोर्ट ने नोटिस किया है, तो आप मैटर सब जुडिस बता रहे हैं। हज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन टाइमली ना होने से पिछले कई वर्षों से इतनी दिक्कत हुई है। भले ही हज नहीं हुआ पिछले 2 साल में, लेकिन जो 21 जगह से फ्लाइट्स हज की जाती थीं, जिसमें वाराणसी भी था, चेन्नई भी था, इवन कई मुख्यमंत्रियों ने लेटर लिखा है, तो ये सब अपना एडमिनिस्ट्रेशन करके कई जगह मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय सभापति जी, आपका संरक्षण मुझे चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संरक्षण जब भी मिलेगा जब प्रश्न पूछोगे। प्रश्न पूछ रहा हूं मैं वही पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो। और उसके साथ साथ एक जो हज के तरफ से ये आता था कि सब्सिडी बहुत दी जाती है। अच्छा हुआ ये सब्सिडी खत्म हुई, क्योंकि ये जो हाजी थे, जो जाने वाले थे, उस समाज के लोगों से बार बार वो ये पहल होती थी कि ये सब्सिडी महाराजा को ना दे करके ये सब्सिडी खत्म की जाए। अच्छा है कि महाराजा भी अब जो है टाटा को दिया जा रहा है, क्योंकि वो एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी कभी हाजियों को नहीं दी जाती थी। ये अच्छा हुआ सरकार ने एक सब प्रश्न तो कर लूं मैं, सरकार ने ये वादा किया था कि ये सब्सिडी खत्म करके जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले सालों में कितनी स्कॉलरशिप का पैसा उन लड़कियों को, गरीब लड़कियों को दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो माननीय सदस्य ने कहा है कि हज कमेटी और हज कमेटी के कारण पूरी की पूरी हज की व्यवस्था में दिक्कत आ रही, मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि हज प्रोसेस और हज प्रक्रिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम और कई विभागों के साथ साथ जो जद्दा में हमारे CGI हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम लग करके और हज को सुगम तरीके से, सरल तरीके से, सफल तरीके से हो सके, इस काम को करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक के चलते और सऊदी अरब किंगडम के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके कारण हज 2020 और 2021 नहीं हुआ। और हमें इस बात को कहने में आपके माध्यम से खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से सबसे ज़्यादा इतिहास में हज यात्री हज यात्रा पर 2019 में जा चुके हैं। और ये संख्या जो है वो जितने भी देश हैं, केवल जो इंडोनेशिया है उसके कुछ हज़ार जो हैं वो ज़्यादा हैं। माननीय सदस्य जी को मैं केवल एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग हज की दृष्टि से कई रिफॉर्म इस दौरान किए गए हैं। इन रिफॉर्म्स में जो आपने कहा हज सब्सिडी ख़त्म करना, उसके साथ साथ बिना महरम के साथ ही मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर जा सकेंगी, ये जो बाध्यता थी उसको ख़त्म किया गया और बिना महरम भी हज यात्रा पर हज़ारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हज यात्रा की और इस बार भी अगर हज होगा तो ज़रूर करेंगी। उसके साथ साथ हमने 100% पूरी की पूरी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल बनाया है। और मुझे इस बात को कहने में इस सदन में खुशी है कि भारत पहला देश है
जिसने पूरी की पूरी अपनी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल किया है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आई है, जो मिडिल मैन है उनका खात्मा हुआ है और सरल और सफल तरीके से हज यात्रा हो रही है। उसके अलावा ई टैगिंग की व्यवस्था इसी दौरान 3-4 सालों के अंदर हमने की है। ई मसीहा, यानी कि जो भी हज यात्री जाते हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके सुरक्षा की सुविधा की व्यवस्था हम यहाँ और सऊदी अरब में जो हमारा काउंसलेट है वो करता है। मोबाइल ऐप, इस बार हमने जितनी इससे पहले 3 सालों में जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं डिजिटल आ रही हैं या मोबाइल ऐप के जरिए आ रही हैं। उसके अलावा जो है वो हमने आपको बताया कि जो बाध्यताएं थी वो ख़त्म की हैं। उससे जो आपने एक बात कही कि हज सब्सिडी के खात्मे का जो है वो आपको फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा क्या हुआ है, मतलब उसका लाभ क्या हुआ। देखिए, हज सब्सिडी हमारे समय तो हमने तो की नहीं थी। हज सब्सिडी तो बहुत दिनों से एक झुंझुना था, झुंझुना भी नहीं था बल्कि एक छल था, पॉलिटिकल छल। मैं आपको केवल इतना जानकारी देना चाहता हूं कि हज सब्सिडी खत्म करने के बाद भी हमारी सरकार की ट्रांसपेरेंसी, हमारे सरकार की नेक नियति का नतीजा है कि जब सब्सिडी थी तो श्रीनगर से जो हज यात्री हज यात्रा पर जाते थे उन्हें देना पड़ता था 1,97,783 रुपीज, 1,97,783 रुपीज। और जब हमने हज सब्सिडी खत्म कर दी तो हज यात्रियों को कितना देना पड़ रहा है? 86,000। उसी तरह से मंगलुरु में जो हज यात्री हज सब्सिडी के साथ जाते थे उनको 1,33,400 कुछ देना पड़ता था। हज सब्सिडी खत्म करने के बाद 80,000 रुपया बेंगलुरु के हज यात्रियों को देना पड़ा। भोपाल से लेकर के, नागपुर से लेकर के, मुंबई से लेकर के सभी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में हज सब्सिडी खत्म तो हुई लेकिन हज का किराया नहीं बढ़ा। इसका मुख्य कारण है कि बिचौलियों का और जो बीच में इस तरह के लोग जो गड़बड़ झाला करते थे उनका खात्मा हुआ है। अब सवाल है हज सब्सिडी, हज कमेटी का। आपने जो कहा हज कमेटी के ना बनने से सारे काम रुक गए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हज प्रक्रिया में अलग अलग विभाग, अलग अलग संस्थाएं लग करके काम करती हैं। उसमें हज कमेटी का भी महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका है। लेकिन क्योंकि 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक के कारण हज नहीं हो पा रहा है, वो प्रक्रिया अभी जो है वो प्रोसेस में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसी ने PIL वगैरह की, उसकी वजह से हम उसका पूरा डिटेल आपको आंसर नहीं दे पाया और इसलिए मैंने कहा है कि मैटर इज सब जुडिस। माननीय सदस्य। सर, माननीय मंत्री जी ने इधर उधर की बात खूब करी, लेकिन जो स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन था कि हज कमेटी पिछले 2.5 वर्ष में क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई। कोर्ट में कोई पुराना हज कमेटी का मेंबर सर दिसंबर में गया है, आपको परसों नोटिस मिला है 3 तारीख को, और आप कह रहे पैंडेमिक के चलते हज कमेटी को। ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है कि सेंट्रल हज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है। कितनी स्टेट में हज कमेटी इस काम कर रही है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने इस दौरान अगर हज कमेटी होती तो आप कंसल्ट करते। आपने 11 डिसएम्बार्केशन पॉइंट्स को खत्म कर दिया, चेन्नई से खत्म कर दिया, वाराणसी जहां से पूरा पूर्वांचल, बिहार, ईस्टर्न यूपी के हाजी लोग जाते थे, वो खत्म कर दिया। मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप रिकंस्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खाली अपने कंट्रोल में रख के जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा? सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए 2 मेंबर यहां से जाने चाहिए, आपने क्यों नहीं आज तक लिए? हज कमेटी क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट की? सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप कहते हैं, आपका नारा है सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हज कमेटी वाले भी प्रयास करें ना। आप सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं। माननीय सदस्य, भाषण नहीं, ये प्रश्नकाल है। गलत बात, आपकी बात कोर्ट में नहीं आएगी। माननीय मंत्री माननीय सदस्य बहुत आप उनकी तरफ जो मेरी जब देख के माननीय सदस्य उनकी बात कोई रिपोर्ट नहीं। माननीय सदस्य खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब भी दे रहे हैं।
माननीय सदस्य ने कहा कि 2 सालों से क्यों नहीं हुआ। अभी मैंने उनके ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज यात्रा नहीं हुई, और हज यात्रा नहीं हुई जिस पूरे देश और पूरी दुनिया उससे दो चार रही है। उसके अलावा हमने कहा कि वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, किसी सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किया, वो मैटर सब जुडिस है। इतना हमने तो बहुत सिंपल सा जवाब दिया है, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं?